नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो उन साथियों के लिए है जो बिहार बोर्ड के 11th या 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के प्रथम अध्याय को स्टार्ट करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ आज का क्लास उन साथियों के लिए भी ज़रूरी है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं कठिन से कठिन टॉपिक को आसान से आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि आप इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले ये जानते हैं कि इतिहास कहते किसको हैं। इतिहास का मतलब होता है बिता हुआ घटना जो बहुत पहले ही बीत चुका है और उसके बारे में यदि हम जानकारी एकत्रित करते हैं तो वह इतिहास के अंतर्गत करते हैं। ऐसे तो इतिहास का मतलब होता है इति जोर हास। इति मन बीती और हास मन कहानी, यानी बीती हुई कहानी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को सरलता से समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास और दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन इतिहासों में से सबसे पहले हम जानते हैं मध्यकालीन इतिहास का स्टार्टिंग को। देखिए, ऐसे तो जाना जाता है कि 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, यानी मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ 8वीं शताब्दी में हुआ और इसका अंत जो है 18वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ एक शब्द आता है शताब्दी। सबसे पहले ये जानते हैं कि शताब्दी कहते किसको हैं। देखिए, शताब्दी का मतलब होता है 100 साल का समूह। जहाँ 100 साल का समूह हो उसको कहते हैं शताब्दी। समय का क्या लफड़ा है, समय का लफड़ा को समझते हैं। 2 पल्स का 1 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 6 घंटा का 1 पहर होता है, 4 पहर का 1 दिन होता है, 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, 4 सप्ताह या फिर 28 या 29 या 30 या 31 दिन का 1 महीना होता है, 12 महीना का 1 साल होता है, 10 साल का 1 दशक होता है, 100 साल का 1 शताब्दी होता है और 1000 साल का 1 युग होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो साथियों, 100 साल का 1 शताब्दी होता है। समझने का कोशिश कीजिए। अगर यदि ईस्वी में पूछा जाए तो मध्यकालीन इतिहास का स्टार्टिंग 750 ईस्वी के लगभग हुआ और ये खत्म कहाँ हुआ, 1750 ईस्वी में। यानी 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी के अंतर्गत जो भी घटना हुआ उस घटना का अध्ययन हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत करेंगे। अब इसी से हम प्राचीन इतिहास का काल को पता करते हैं। देखिए, 750 से ये स्टार्ट हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि 749 तक प्राचीन काल चला होगा। यानी आरंभ से, जहाँ से इतिहास प्रारंभ हुआ वहाँ से लेकर के 749 ईस्वी तक की घटना को हम प्राचीन भारत के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद इधर देखिए, 1750 ईस्वी के बाद जो भी घटना हुआ, यानी 1751 ईस्वी से अभी तक वर्तमान समय तक जो भी घटना हुआ उन सारे घटना को आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस घटनाओं को जानने के लिए शुरू से लेकर के अंत तक में इतिहास में 2 शब्द का जिक्र होता है, एक ईस्वी और एक ईसा पूर्व। आइए सबसे पहले हम जानते हैं ईस्वी और ईसा पूर्व को। उम्मीद है आप सब जानते होंगे, फिर भी एक मर्तबा देख लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। आइए समझते हैं ईस्वी और ईसा पूर्व को।
ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म की पहले की घटना, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके पहले की घटना ईसा पूर्व कहलाता है। इसी ईसा पूर्व को कहीं कहीं बीसी भी लिखा जाता है, यानी बीसी मतलब आपको समझना है ईसा पूर्व, और एडी मतलब आपको समझना है ईस्वी। तो बीसी इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। अब आइए समझते हैं ईस्वी को। ईस्वी का मतलब होता है एडी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को ईस्वी कहते हैं, यानी एडी कहते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। चलिए इसको एक लाइन के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि कहीं पर आप पढ़े होंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और उसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। अब आप ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति 563 में जन्म लिया और 483 में मर गया। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अभी अगर यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, कोई आदमी 563 में जन्म हुआ 483 में कैसे मर सकता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ लिखा है ईसा पूर्व, ना कि ईस्वी। यहाँ ईस्वी नहीं लिखा है, ईस्वी सीधा चलता है जबकि ईसा पूर्व उल्टा चलता है। ये कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं एक लाइन के जरिए। जैसे देखिए यहाँ पर 0 लिखा है, इधर हम बढ़ाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से 100 1000 2000 2021 मान के चलते हैं। इधर भी आप आइए, यहाँ पर लिखा है -1 -2 -3 -4 माइनस, इसी तरह से हम बढ़ाते चले 483 आ जाएगा। फिर इधर और बढ़ाएंगे तो 563 आ जाएगा। इसी तरह से और बढ़ाएंगे तो -1000 आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, जब हम इधर से बढ़ रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 2 पर हुआ तो वो जी करके मरेगा कहाँ, 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 पर 100 वर्ष। तो ई यहाँ से इधर काउंटिंग होता है। उसी तरह से इसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया यहाँ, तो जन्म लेने के बाद वो जीने के लिए इधर से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, 563 में जन्म हुआ तो मरेगा कब, इससे कम में मरेगा, यानी 483। उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। इसी तरह से घटते 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 ये 0 में आ गया, फिर 0 से यहाँ से, इसके बाद यहाँ से ईस्वी शुरू हुआ और इसके पहले का समय कहलाया ईसा पूर्व। क्लियर है? चलिए आगे और समझते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में कि इसका जानकारी हमको कैसे मिलता है। प्राचीन इतिहास होता क्या है? सबसे पहले एक बात हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि इतिहास और प्रागैतिक इतिहास में क्या फ़र्क है। तो साथियों, इतिहास और प्रागैतिक इतिहास में बहुत फ़र्क है। प्रागैतिक इतिहास उस काल के इतिहास को कहते हैं जिसका कोई भी लिखित विवरण हम लोगों के सामने उपलब्ध नहीं है। जिसका किसी भी प्रकार का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, और जिस काल का विवरण लिखित उपलब्ध है उसे कहते हैं इतिहास। आइए इसको समझते हैं प्राचीन इतिहास को। अगर हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे? आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे? सबसे आसान है आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये जानकारी आप न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ देख करके, इंटरनेट के माध्यम से इन सबों के घटना के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तभी इंटरनेट नहीं था तभी के विषय में, अभी तो सब चीज़ उपलब्ध है तो हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब वो सब समय नहीं था, ये शताब्दी में लगभग इतना के समय में, तो फिर हम इसके विषय में जानकारी कैसे प्राप्त किए? तो आइए समझते हैं उसी चीज़ को।
आइए समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है प्राचीन भारत। अब आप ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत। अब आप यहाँ कहेंगे यहाँ लिखा है प्राचीन इतिहास, यहाँ शुरू कर दिए सर प्राचीन भारत। समझने का कोशिश कीजिए, ये हम इतिहास को बांटने का कोशिश किए हैं। हर एक देश का अपना अपना इतिहास होता है। अगर हम यहाँ कहें अमेरिका का इतिहास या फिर चीन का इतिहास या मिस्र का इतिहास या किसी भी देश का इतिहास, अगर इतिहास के विषय में बात करें तो देश लगने से ऐसा नहीं होगा कि ये बदल जाएगा, बस इसके आगे देश लग जाएगा। जैसे अमेरिका का इतिहास, तो अमेरिका का भी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन अमेरिका का इतिहास, मध्यकालीन अमेरिका का इतिहास, आधुनिक अमेरिका का इतिहास। उसी तरह से हम अभी अध्ययन कर रहे हैं भारतीय इतिहास के विषय में, इसी वजह से हमने यहाँ लिखा है प्राचीन भारत, यानी प्राचीन भारत का इतिहास। अगर यदि हमको प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करना हो तो इसका प्रमुख रूप से 4 स्रोत होता है। पहला होता है धर्म ग्रंथ, दूसरा होता है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा होता है विदेशियों का विवरण और चौथा होता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 1 नंबर में ही हम धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ को रखेंगे, दूसरे नंबर पर विदेशियों का विवरण और तीसरे नंबर पर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब बारी बारी से इन सबों के विषय में समझने का हम प्रयास करेंगे। धर्म ग्रंथ ये क्या होता है? देखिए, धर्म ग्रंथ का मतलब होता है भारत में कई प्रकार का धर्म है, भारत में कई प्रकार का धर्म है, हर एक धर्म का अपना अपना एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के हिसाब से यह निर्णय लिया जाता था कि आदमी का किस तरह का रहन सहन था, क्या खान पान था, क्या चाल चलन था, क्या उसका सामाजिक जीवन था, क्या उसका राजनीतिक जीवन था, क्या उसका धार्मिक जीवन था। इन सबों के विषय में हम धर्म ग्रंथ से ही पता करते थे। धर्म ग्रंथ के विषय में अगर यदि हम जाने तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इस वेद के विषय में हम लोग वैदिक सभ्यता में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, वैदिक सभ्यता का जो काल है वो इतिहास के हिसाब से लगभग 3000 वर्ष पुराना है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये वैदिक सभ्यता 3000 वर्ष पुराना है, जबकि हड़प्पा सभ्यता 5000 वर्ष पुराना है। अब आप समझने का कोशिश कीजिए, इसका जो काल माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का काल जो माना जाता है वो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये ईस्वी एक विवादित ईस्वी है। अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है, लेकिन सबसे ज़्यादा मत इसी ईस्वी को मिला है। इसी कारण से इसका जो हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि वैदिक सभ्यता का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अब आप उस हिसाब से सोच के देखिए कि पुराना कौन हुआ, ये वैदिक सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना है। तो इस वजह से इस वैदिक सभ्यता को पढ़ने से पहले हमको हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना होगा। पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अगर ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें, जब वेद की बात आती है तो ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत कौन सा आवेगा? देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब होता क्या है, पहले ये समझिए। जब कोई राजा महाराजा अपने शासनकाल में किसी विद्वानों के द्वारा अपने राजकाज के विषय में, अपने सामाजिक जीवन के विषय में, अपने राजनीतिक जीवन के विषय में, अपने धार्मिक जीवन के विषय में कोई किताब लिखवाता था या खुद से लिखता था, तो वो किताब जो उस समय के इतिहास के विषय में
बताता है, उसी किताब को हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत रखेंगे। ऐसे कई किताब हैं। जैसे देखिए, जब नंद वंश का शासन था तो तभी उसके जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री विशाख दत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की है। तो मुद्रा राक्षस में उस समय के नंद वंश के तमाम चीज़ों का वर्णन मिलता है, तो उसको हम ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत रखेंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो मुख्यमंत्री था चाणक्य, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें उस समय के तमाम चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो अर्थशास्त्र को हम ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत रखेंगे। इसके विषय में हम और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। अब आते हैं विदेशियों का विवरण के विषय में। विदेशियों का विवरण यानी कि अपने भारत में जो भी विदेशी आए, जैसे वो फाहियान हो या फिर ह्वेनसोंग हो या फिर हेरोडोटस हो, तो जो भी विदेशी यात्री अपने यहाँ आए, उस समय के राजा महाराजा के विषय में उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा। यहाँ के राजनीतिक जीवन के विषय में, सामाजिक जीवन के विषय में, यहाँ के शासन व्यवस्था के विषय में, उन तमाम चीज़ों के विषय में उन्होंने अपने किताब में वर्णन किया। वही किताब आगे चल के हम लोगों को प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान किया। इसी वजह से विदेशियों का विवरण भी एक प्रमुख साधन है प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु। अब आते हैं नंबर 3 में लिखा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य किसको कहते हैं, जरा दिमाग लगाइए। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का मतलब होता है पुराने चीज़ों का एक सबूत के रूप में मिल जाना। जैसे अभी हम लोग का जीवन चल रहा है, अच्छा खासा जीवन चल रहा है, मेरे पास ये मार्कर है, अचानक अभी भूकंप आएगा, हम लोग दब जाएंगे, मर जाएंगे, कहानी ख़त्म। आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल बाद कोई ना कोई आएगा और यहाँ रहने का जुगाड़ लगाएगा। ऐसे स्थिति में घर बनाने के लिए या किसी कारणवश उसको ये मार्कर प्राप्त हो जाएगा। अब इस मार्कर को देख करके वह दिमाग लगाएगा कि आखिर ये है क्या। जब इसके विषय में वह छानबीन करेगा तो छानबीन करने के बाद अंत में उसको पता चलेगा कि इससे ये बोर्ड में पढ़ाया जाता था, लिखा जाता था, तो उनको हमारे इतिहास के विषय में पता चलेगा। तो ये वस्तु तभी के व्यक्ति के लिए, आने वाले व्यक्ति के लिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य बन जाएगा, एक सबूत बन जाएगा। साथियों, इसके विषय में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इन सबों के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, बारी बारी से हम हर एक चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे और इसके साथ ही साथ हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि आप अच्छे से एग्ज़ाम में स्कोर करना चाहते हैं, सब चीज़ का जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।